यानी यहाँ पर देखिए मॉडल सेट है फिजिक्स भौतिकी शास्त्र। आपका समय मिलता है 3 घंटा 15 मिनट, यानी कुल प्रश्नों की संख्या 70 + 20 + 6 = 96। यानी कहने का मेरा मतलब है कि सब में से 50% को सोल्व करना है, जितना क्वेश्चन संख्या उसका 50। तो ऑब्जेक्टिव में आपका 70 क्वेश्चन होंगे, जिसमें बनाना 35 नंबर का है। जो सिलेबस पहले पढ़ना है उसका डबल कर दें। जैसे मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना था 22 नंबर का, लेकिन उससे क्वेश्चन आएगा 44 नंबर का। लाइट पढ़ना था 14 नंबर का, लेकिन इससे क्वेश्चन आएगा 28 नंबर का। मतलब जॉन टॉपिक जितने नंबर का पढ़ना था उससे क्वेश्चन डबल आएंगे। तो ये घबराने की कोई जरूरत नहीं। यदि एक आध यूनिट में कुछ गड़बड़ भी है और न भी पढ़े हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कम से कम लाइट के 14 नंबर है, वो 28 नंबर पूछे जाएंगे। तो 28 में 28 क्वेश्चन तो सोल्व करेंगे, लेकिन रहेगा तो लाइट का। तो कोई भी एक यूनिट यदि अच्छी तरह से आपका पढ़ा हुआ है और दूसरा यूनिट न भी पढ़ा हुआ है तो उतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये टोटल 70 के 70 क्वेश्चन बनाना नहीं है, ये 70 में से आपका 35 क्वेश्चन ही बनाना है। ये 20 क्वेश्चन है, ये 2-2 नंबर का है 20 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में से मात्र 10 क्वेश्चन बनाना है, और ये 6 में से आपका 3 बनाना है। ये 5-5 अंक का क्वेश्चन है। तब 5 या 15, 10 दूनी 20, यानी 20 15 35, 35 इधर 35 35 70, और आपका रहेगा यानी 30 नंबर प्रैक्टिकल का। तो 70 और 30 100 नंबर। तो फिजिक्स का आपका पूर्णांक बेस हो गया 100। ये टोटल प्रैक्टिकल मिला करके, लेकिन यहाँ पर देखिए फुल मार्क्स लिखा हुआ है 70 नंबर, यानी ये 70 नंबर का एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। बाकी 30 नंबर का प्रैक्टिकल जो आपका डेट दिया गया है 9 या 10 तारीख से लेकर 18 के बीच में वह होगा, यानी उसे जो मतलब अपने अपने कॉलेज में अलग अलग टाइम से हो सकती है। तो इतना आपको बता दें किस रूप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि कोई टॉपिक ना भी पढ़ा हुआ तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो टॉपिक पढ़ा हुआ अच्छी तरह से कंप्लीट हो, ताकि उस टॉपिक से क्वेश्चन किसी तरह से आ जाए तो वह क्वेश्चन न छूटे। अब यहाँ पर देखें निर्देश दिया गया है, निर्देश अपने पढ़ लेंगे। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन की ओर। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन नंबर ऐसा आपका निर्देश दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 1 आपका मिलेगा। हाँ आगे यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। यहाँ आपका लिखा हुआ निम्नलिखित प्रश्न 1 से 70 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही विकल्प है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओए मार्क पर चिन्हित करें। मतलब ओए मार्क भरना है। आई टोटल 70 को में से वहां पर 35 गुना 1, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, बनाना कितना है 35 बनाना है। आज सवाल होगा कि सर एक 70 क्वेश्चन है तो एक OMR शीट पर टोटल 70 वो ही नंबरिंग होगा या 35 ही होगा। तो आंसर है आपका 70 वो ही रहेगा। लेकिन 1 से 35 के बीच में जितना क्वेश्चन छोड़ेंगे उतना ही क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल में मानिए कि 1 से कंटिन्यू 20 तक हम बनाए 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, यानी 30 यानी 15 क्वेश्चन छोड़ दिए, तब 35 के आगे 15 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जितना क्वेश्चन ऊपर छोड़ेंगे उतना क्वेश्चन नीचे आप ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखें आपका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, पहला नंबर सवाल है। सवाल कह रहा है कि आवेशी समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र होता है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आएगा और उठाता भी है, क्योंकि एनसीईआरटी में सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आधार पर ही आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहला सवाल है कि आवेशी समतल चालक के नजदीक में। तो सबसे पहले यहाँ पर आप समझें, एक प्रकार का समतल चालक बना देंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हम एक समतल चालक बना दें, यह क्या है तो आंसर बताना है कि समतल चालक है। समतल का मतलब होता है प्लेन, प्लेन का मतलब होता है कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। तो ये लंबाई और चौड़ाई वाला एक प्लेन सरफेस है,
और ये प्लेन सरफेस क्या है, तो चार्जेबल है। मतलब कहने का अर्थ है कि इस पर चाहे तो प्लस चार्ज है या तो इस पर माइनस चार्ज है। और कहता है कि यहाँ से r दूरी किसी भी पॉइंट नजदीक पर इंटेंसिटी E का मान क्या होगा, तो E का मान आपका निकालना है। यानी E इक्वल टू E का वैल्यू कितना आएगा, उस वैल्यू का आपको निकालना है। तो E का मान निकलेगा कैसे, या गॉस का प्रमेय से है। गॉस का प्रमेय क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स सतह में स्थित आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर होता है। यह गॉस का प्रमेय कहलाता है। तो गॉस प्रमेय का 3 एप्लीकेशन होते हैं। सबसे फर्स्ट अनंत लंबाई के छड़ के कारण, याद रखना है कि अनंत लंबाई के छड़ के कारण इंटेंसिटी E बराबर की फॉर्मूला होता है, तो E बराबर आंसर बताना है 1/2πε0 और λ/r। ये अनंत लंबाई के छड़ के कारण हो गया। अनंत लंबाई के छड़ के कारण E बराबर 1/2πε0 λ/r होता है। दूसरा में अनंत विस्तार की चादर, चादर मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, तो इसके कारण इंटेंसिटी E बराबर का पड़े, तो आंसर बताना है σ/2ε0। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अनंत विस्तार का ये चादर है, इसके कारण क्या है, तो σ/2ε0। लेकिन इसमें यदि आपसे पूछेगा कि ये चादर है वह एक साइड पॉजिटिव, यानी ये वाला जो प्लेट है तो एक साइड प्लस है और दूसरा का साइड, इसी दोनों दम पर आमने सामने, और इधर माइनस है, और कहता है बीच में इंटेंसिटी पूछेगा, तो E बराबर बताना है कि σ/ε0 होता है। और चौथा नंबर आविष्ट समतल चालक के कारण पूछता, तो इसका भी आंसर होता है σ/ε0। ये वाला आपका अति महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन एक वो यहाँ पर बन रहा है, लेकिन इससे रिलेटेड किसी प्रकार का गॉस का प्रमेय से क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन को आसानी पूर्वक आप सोल्यूशन कर सकते हैं। बट जो बता रहे हैं यह बातों को अच्छी तरह से सुनना है और समझना है। तो सबसे पहले अनंत लंबाई के छड़ के कारण 1/2πε0 λ/r। यदि पूछेगा ये चादर के कारण, तो E बराबर यानी मतलब E बराबर σ/2ε0। यदि दो प्लेटों के बीच में पूछेगा तो σ/ε0। आविष्ट समतल चालक के कारण मतलब कोई खोखला जैसे घन घना वैसा है, बक्सा है, तो इसमें पूछेगा तो E बराबर σ/ε0 बताना है। तो ये आपका क्या हो गया, या तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि आवेशी समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो इसका राइट आंसर क्या σ/ε0 होगा, नहीं, ये आवेश समतल चालक में बताएं, तो ये वाला कैंसिल हो गया। सेकंड पॉइंट, यानी यहाँ से चलते हैं यानी थर्ड वाले देख लो, ठीक है, गुना के रूप में, तो गुना के रूप में तो कोई रहता ही नहीं है, बटा के रूप में, तो ऊपर में यानी 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा किसी में होता ही नहीं है। आपका ऐसे भी आंसर कौन सा है, तो बी, यानी बी फॉर बम्बई इज राइट आंसर आपका दूसरा हो गया। तो उसका यहाँ से ए वाला है, यानी E बराबर σ/2ε0, अतः बी आपका राइट आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 था ये। अब आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, इसके बारे में आप सुने और समझें। ये क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बताएं। आप लोग जिस प्रकार सोल्यूशन करके हम क्वेश्चन को बता रहे हैं वैसा ही आप लोग भी करेंगे, ताकि इसे अच्छी तरह से याद किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच में रिलेशन, तो ये तो फॉर्मूला होता है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, डायरेक्ट समझना है। विभव प्रवणता बराबर फॉर्मूला होता है, यानी E बराबर माइनस यानी dV/dx होता है, dV/dx। लेकिन ऑप्शन में क्या है, किसके रिस्पेक्ट में वह देखेंगे। जैसे अवकलन होता है x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है, y के रिस्पेक्ट में करना, r के रिस्पेक्ट में करना, जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है वो चलता है। तो यहाँ x है तो x के रिस्पेक्ट में, वहाँ r है तो r के रिस्पेक्ट में, तो dV/dr भी कर सकता है। तो ऐसा ऑप्शन में देख लो, तो E बराबर माना dV/dr, मतलब फर्स्ट आंसर इज राइट आंसर है, बाकी सब रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो अब सवाल उठा कि सर ये को V बराबर दे ले है -dE/dr, तो ये ऐसा नहीं होता है। ये विभव प्रवणता का फॉर्मूला होता है E बराबर माना dV/dr, एकदम जस्ट लाइक फॉर्मूला है। इसमें विशेष तो जब फॉर्मूला सिद्ध करेंगे तो बता सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर
यानी 3 में देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है वो बात को समझेंगे। क्वेश्चन संख्या तीसरा, क्वेश्चन संख्या 3। तीसरा में कहता है कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाला एक गोलीय चालक। सबसे पहला फ्रेंड आप पिक्चर बनाएंगे। जब तक कि पिक्चर आपसे नहीं बनेगा आप इसे अच्छी तरह से समझ नहीं सकते। लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक है तो 9 किलोमीटर रेडियस का। तो सबसे पहले क्वेश्चन संख्या 3 है, 3 का ही आंसर कर रहे हैं। तो ए वाला एक गोलीय चालक है। एक गोलीय चालक कितना का है तो 9 से 9 किलोमीटर। ये वाला रेडियस दिले है तो रेडियस आर, आर का मान कितना, तो यहाँ पर देखने के लिए देते हैं क्वेश्चन संख्या 3 है, यानी आर बराबर 9 किलोमीटर। अब लेंथ का ऐसा मात्रा तो मीटर होता है लेकिन देले किलोमीटर में। तो सबसे फर्स्ट रूल जानते हैं कि एसआई में चेंज करना। तो एसआई में चेंज करेंगे तो आर बराबर 9 गुना 10 पर पावर 3 मीटर हो गया। आर बराबर 9 गुना 10 पर पावर 3 मीटर। आर क्या कहता है कि गोलीय चालक की विद्युतीय यानी धारिता कैपेसिटर आपको निकालना है, बाकी कुछ नहीं दे रहे। डायरेक्ट आपसे सी पूछता है तो इसमें दो कोई भी न्यूमेरिकल हो उसमें 2 ही स्टेप आपको चलना है। सबसे पहला जो दिया है उसको लिख दो और दूसरा जो निकालना है उसको लिखेंगे। तो जो निकालना है एक बराबर तो फॉर्मूला भी तो आना चाहिए ना। एक फॉर्मूला आप गोलीय चालक का सी बराबर का पढ़े थे आप, तो सी बराबर फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी आपको माइंड में होना चाहिए तभी बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इतना हो गया। तो अब यहाँ से फॉर्मूला तो हमें पता हो गया, सी का मान निकालना है। तो सी बराबर अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें जब नहीं पता, लेकिन 1/4 पाई आप पढ़े होंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वह 9 गुना 10 पर पावर 9 होता है। तो ये ऊपर जाएगा तो ये वाला ऊपर वाला नीचे आएगा। तो अब यदि आपसे पूछेगा कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/9 और 10 पर पावर -9 इतना लिख सकते हैं। तो इतना की जगह पर डायरेक्ट ये वाला लिख देना है 1/9 और 10 पर पावर -9 और आर की जगह पर ये वाला 9 गुना 10 पर पावर 3 हो गया। अब 9 से 9 कैंसिल हो गई तो 9 पावर में से 3 पावर कटेगा तो हो जाएगा 10 पर पावर -6 पावर। इतना आज कैपेसिटर का ऐसा मतलब फैराड होता है। लेकिन 6 में देख रहे हैं कोई ऑप्शन नहीं है तो आप पढ़ेंगे मिली सेंटी डेसीमीटर डेका किलोमीटर। ये वाला 3 से लेकर के +3 तक, -3 से। और फिर माइनस में होता है माइक्रो। तो माइक्रो मतलब -6 पावर, तो 6 को माइक्रो कहते हैं। अतः हो गया सी बराबर 1 माइक्रो। ये वाला फैराड, चूंकि 1 माइक्रो में 10 पर पावर -6 होता है तो 1 माइक्रो फैराड इज राइट आंसर। तो यहाँ पर देखें यानी किसमें है तो 1 फैराड। तो 1 फैराड तो है नहीं, माइक्रो फैराड है। तो ये वाला सी तो आंसर होगा नहीं। ये वाला यानी ये दो तो ऐसे ही कट रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या है, ये पूरा मिलकर ये राइट आंसर फर्स्ट 1 माइक्रो फैराड हो गया। तो 1 माइक्रो फैराड इसे अच्छी तरह से नोट करेंगे। नोट करने के बाद आपको इसको समझना होगा, समझ करके फिर इसे याद क्या करना है, रट के नहीं याद करें। आप कोई भी मतलब ऑब्जेक्टिव है उसे सोल्व करके बनाएं, आपका ज्यादा टाइम लॉन्ग टाइम के तक याद रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तीसरा था, तीसरा नंबर को अब मिटा रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 4 में देखेंगे 4 क्या कहता है। सवाल संख्या 4। तो क्वेश्चन संख्या देखेंगे 4 में क्या कहता है। 4 में कहता है कि समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता क्या होती है। फॉर्मूले है समानांतर पट्टिका। तो समानांतर मतलब पहला, समानांतर मतलब आमने सामने, ठीक है। समानांतर मतलब आमने सामने। तो सबसे पहले प्लस हो गया और इधर से ये दूसरा का प्लेट है तो एक सामने कुछ हो गया तो माइनस हो गया। एक प्लस और एक क्या है माइनस। ये भी कहा गया है समानांतर पट्टिका संधारित्र। ये दोनों का बीच का जो दूरी होता है वह डी होता है। दोनों का बीच का दूरी कितना डी। अब बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वह अपसला आर होता है। जैसे हम कागज, पन्नी, पॉलीथीन, मोम वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। तो जो डाली जाती है वह अपसला आर होती है। पानी के लिए अपसला आर का मान 81 होता है, ठीक है। पानी के लिए सबसे पहले याद रखना है कि हवा के लिए 1 याद रखना है। यदि कोई मतलब अधातु रहेगा
तो अधातु के लिए 1 से लेकर के 15 के बीच में कोई आएगा, लेकिन धातु रहेगा तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, पानी रहेगा इसकी वैल्यू 81 बताना है आपका R का मान, तो 80 है। तो ये जो C का मान है याद रखना है, समानांतर पट्टिका संधारित्र के बीच में जो C की जो वैल्यू होती है वह निर्भर निम्नलिखित कारक जो करता है। सबसे पहला याद रखना, इसके बीच जो प्लेट कितना बड़ा है, लेंथ है, वह लेंथ के समानुपाती होती है। यानी कहे तो मतलब मान लो कि ऐसे भी समझो कि यहाँ तुम्हारे पास में ये वाला कोई बर्तन है, यहाँ पर ऐसा एक बर्तन है, यही साइड मतलब ये वाला इस रूप में है, ये वो बर्तन ये वाला हाइटवा वही है, ये वाला जो है ये वाला चौड़ाइया वही है, लेकिन ये वाला लेंथवा बड़ा है। आप देखो जब बड़ा है तो ज्यादा एरा में पानी हटेगा और छोटा एरा में पानी कम, एरा में पानी ज्यादा। क्यों? क्योंकि लेंथ भी बढ़ गया, तो जब लेंथ बढ़ गया ये मोटाइया दम सेम है दोनों के, तो एरा में पानी ज्यादा चूंकि बड़ा है। सी मतलब कैपेसिटी होती है, यानी कैपेसिटी मतलब पानी रखने की कैपेसिटी, लेकिन इसमें आवेश रखने की कैपेसिटी होती है। तो ये वाला साइज के समानुपाती है, मतलब ये साइज बड़ा होगा तो आवेश ज्यादा रखेंगे, साइज छोटा होगा तो आवेश कम रखेंगे। कहने का मतलब होता है यह कैपेसिटी C जो है वह एरिया के समानुपाती होती है। इक्वेशन 1 हो गया। दूसरी बात याद रखना है कि एप्सिलॉन R का समानुपाती होता है, अतः C समानुपाती एप्सिलॉन। कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जितना ज्यादा डालेंगे उतना ही C कैपेसिटी उसकी ज्यादा होगी, और जितना डाइलेक्ट्रिक कम डालेंगे कैपेसिटी उतना ही कम होगी। क्यों? क्योंकि जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं तो एप्सिलॉन का मान बढ़ता है, और जब एप्सिलॉन बढ़ेगा तो C का मान बढ़ेगा, और एप्सिलॉन घटेगी तो C का मान घटती है। मतलब दूसरा डिपेंड करता है एप्सिलॉन पर, यानी अपेक्षित की विद्युतशीलता पर डिपेंड करता है, यानी एप्सिलॉन की वैल्यू कितना है उसके समानुपाती होती है। या जैसे आपके पास में जैसे फैन में कंडेंसर एक लगा होता है, तो कंडेंसर में देखे होंगे तो बीच में यदि कभी खोला होगा तो मोम, अदरक, प्लास्टिक, रबड़ इस टाइप का बहुत सारे यानी कुचालक पदार्थ डाले होते हैं, तो इसकी समानुपाती। तीसरी बात आपको याद रखना है कि डिस्टेंस की भी कर्मानुपाती होता है। कहने का अर्थ है प्लेट जितना नजदीक होगा, करीब होगा, मतलब सटा हुआ रहेगा या सटा रहेगा, तो C का मान उतने ज्यादा। एक मतलब है कि C व्युत्क्रमानुपाती 1/d कम है तो ये ज्यादा है, ये ज्यादा है तो ये कम है। तो ये वाला हो गया पॉइंट नंबर 3, यानी इतना लिखते हैं। तो तीनों के समानुपाती हो, जब सब के मिलाते हैं टोटल को 1, 2 और 3 को, ये सभी को मिलाते हैं तो याद रखना है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो C समानुपाती यानी A इंटू एप्सिलॉन R इतना बाई D, लेकिन समानुपाती हटाएंगे तो नियतांक राशि, तो नियतांक जब एप्सिलॉन नॉट आ जाता है तो आता है C बराबर A इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बटा D। अतः यही आपका समानांतर पट संधारित्र के लिए घातक ले व्यंजक होता है। तो इस फॉर्म में जो भी देखेंगे सो आंसर होगा। यानी क्या है आंसर, तो पहला ऑप्शन को देख लें, यानी पहला एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन A बाय D, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन A बाय D फर्स्ट आंसर में गया, ये पूरा मिलता है जो राइट आंसर, बाकी सब आंसर रॉन्ग है से, लेकिन चेक कर लो। सेकंड में कहता है कि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन D बाय A, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन D बाय A, ये तो बटा में होता नहीं, D के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बाकी मतलब तीनों आंसर गलत है, फर्स्ट आंसर सही है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि समानांतर पट संधारित्र की धारिता किन किन कारक पर निर्भर करता है, तो आंसर बताना है 3 कारक। क्षेत्रफल के समानुपाती, अपेक्षित विद्युतशीलता के समानुपाती, या तो ये भी कर सकते थे कि निर्वात में जो एप्सिलॉन नॉट है वह परावर्त मतलब विद्युतशीलता है, तो विद्युतशीलता के समानुपाती और डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों प्लेट की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल जाता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन बाय D। तो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन सोल्यूशन कर दिए, आप इतना तक के नोट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 नंबर में क्या कहता है इसके बारे में समझेंगे। क्वेश्चन संख्या 5 क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड है। कहता है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध को G से डिनोट किया है। चलो यहाँ लिख देते हैं, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध होगा क्या है G है,
और कहता है वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वह भी से डिनोट किया है। तो कहता है कौन संबंध सही है, तो आप पढ़े होंगे दोस्त कि भी वोल्ट मीटर है और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो अनंत होता है तो ये वाला तो बहुत बड़ा होते और ये वाला क्या है, छोटा है। क्योंकि 10वीं क्लास में पढ़ना था आर मीटर और वोल्ट मीटर। तो एक आदर्श आर मीटर का प्रतिरोध 0 होती है, बट एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो भी तो इन्फिनिटी होगा, तो यानी G लेस देन भी, G लेस देन भी देखेंगे तो ये रहना ग्रेटर देन है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। सेकंड नंबर में भी यानी G साइड मुंह कुछ है खुला हुआ है, तो यहाँ पर एक अच्छा पहला तो सही है जी, B साइड मुंह खुला हुआ और G साइड मुंह बंद, अतः ये पूरा मिलता है ये राइट आंसर, फर्स्ट आंसर सही है। ऐसे बाकी तो सब गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट A4 अमेरिका है राइट आंसर। तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे। क्वेश्चन संख्या 6 में कहता है कि हीटस्टोन ब्रिज ये मतलब करंट का क्वेश्चन है, यानी इसमें आप पढ़े होंगे सबसे पहले किरचॉफ का नियम। हीटस्टोन सेतु में यह किस पर निर्भर करता है, तो आंसर बताना है, यानी किरचॉफ का नियम। आप पढ़े होंगे किरचॉफ का 2 नियम होता है, पहला बंद यानी संधि नियम, फर्स्ट का नाम क्या होता है, तो आंसर बताना है संधि नियम, और दूसरा का नियम क्या होता है, तो यहाँ पर याद रखना बंद पास का नियम। पहला संधि नियम, दूसरा बंद पास का नियम। संधि नियम में क्या होता है, तो आंसर बताना है कि ये संधि नियम है, वह संधि नियम में किसी बिंदु पर मिलने वाले कुल धारा का बीजगणितीय शून्य होता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर समझा दें थोड़ा सा, यानी इधर से आ रहा धारा, इधर से आ रहा धारा, इधर से आ रहा है, इधर के मतलब इधर से जा रहा है, और एक भी मान के चलो ये एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, मतलब ये 2 को आगे वाला और 3 को इधर से निकले वाला। कहने का मेरा मतलब है कि आने वाला टोटल धारा निकले वाला टोटल धारा बराबर होता है यदि ये वाला I1, आई वाला I2, I3, आई वाला I4, आई वाला I5। तो कर सकते हैं ये I1 जोड़ I2 बराबर निकले वाला के वो 3 हो, तो कौन I3 I4 जोड़ को I5, ये दोनों आपस में बराबर होता है। इसे किरचॉफ का पहला नियम कहते हैं। इस नियम का नाम होता है संधि नियम। संधि मतलब मिलन, मिलन का मतलब है कि एक बिंदु पर मिलने वाला। तो जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु पर धारा के बीजगणितीय योग शून्य होता है। फर्स्ट नियम बता रहे हैं। सेकंड नियम क्या है, बंद पास का नियम, बंद सर्किल में लागू होता है। याद रखना पहला नियम कौन सिद्धांत, तो आवेश संरक्षण सिद्धांत, यानी आवेश संरक्षित होती है फर्स्ट नियम में, और दूसरा नियम में ऊर्जा संरक्षित होती है। तो चलो आगे चलते हैं, एक काम करेगा इतना बता दिए। फिलहाल चलते हैं हीटस्टोन सेतु से प्रतिरोध मापते हैं। हीटस्टोन सेतु से क्या प्रतिरोध मापी जाती है। तो कहते हैं हमें कौन ऐसा मीटर है जरा से प्रतिरोध मापी जाए, तो गैल्वेनोमीटर से काम मापते हैं। तो गैल्वेनोमीटर से आंसर बताना है धारा, वोल्टमीटर से कोई, तो आंसर बताना है वोल्टेज, वोल्टमीटर से वोल्टेज। कहता है विभव मापी से क्या, तो विभव मापी से विभव मापी से विभव या विभवांतर कर सकते हैं, ये इसका भी वोल्टेज। और मीटर ब्रिज से क्या, तो यहाँ पर देखो प्रतिरोध, तो कौन बराबर आया, तेजा से प्रतिरोध, तेजा से प्रतिरोध मतलब मीटर। C4 चेन्नई राइट आंसर। बाकी जितना भी आपको लिखे वह सब गलत है, अतः आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, C मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज से भी प्रतिरोधे मापते हैं, हीटस्टोन सेतु से प्रतिरोधे मापते हैं। तो कहता है कि हीटस्टोन ब्रिज जैसा कौन काम करेगा, तो मीटर ब्रिज काम करेगा, उसी के ढांचा पर बना हुआ है, टोटल प्रॉपर्टी वही होगा जो हीटस्टोन का होगा। तो मीटर ब्रिज इज राइट आंसर। तो राइट आंसर C4 चेन्नई इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर C हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 कहता है कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, ध्यान देना है, विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। हमें पढ़ा था एक फॉर्मूला कि रो बराबर होता है यानी RA/L, रो बराबर या R बराबर
रू एल बटा ए, यानी आर बराबर रू एल बटा ए, आर बराबर, लेकिन रू बराबर तो तिरछे तिरछे गुना तो बटा में एल आ जाएगा। तो यदि आपसे पूछेगा कि रू बराबर कितना, तो आर बटा एल बता देना। तो कहता है कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है इसके, तो लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट का व्यास मतलब क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता लेकिन प्राकृतिक पर निर्भर करता है। यानी किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, वहाँ क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, यहाँ होना चाहिए था निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। तो नहीं करता है तो क्या पड़ता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, सी क्वेश्चन है ये राइट आंसर। निर्भर करता है तो एरो पर करता है और प्रसाद पर कर रहा है, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन मिसप्रिंट है, तो वहाँ पर होना चाहिए था कि निर्भर नहीं करता है। तो निर्भर नहीं करता है तो मास पर या निर्भर नहीं करता है, तो आंसर बताना है, यानी सी क्वेश्चन है ये राइट आंसर। तो आपका 60 का आंसर सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 कहता है, अभी आपको समझा रहे थे कि चौक का बिंदु नियम या संधि नियम, इसी का नाम है। यदि बिंदु नियम कहे या इसी का नाम कुछ है संधि नियम, बात एक ही है। संधि नियम में कौन संरक्षित होता है, अभी जस्ट आपको बताएं, दूसरका में ऊर्जा, पहिलका में आवेश, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऊर्जा नहीं होगा, दूसरा में होता है, संवेग नहीं होगा, द्रव्यमान नहीं होगा, आवेश इज राइट आंसर। तो बी फॉर मुंबई राइट आंसर। अतः कहता है किरचॉफ का किरचॉफ का या किरचॉफ का एक ही चीज है। तो किरचॉफ का संधि नियम कौन आवेश, तो आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो 8 का आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि धारावाहिक चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति, इसका राइट आंसर समरूप बताना है। इसका गति कैसा होता है, समरूप होता है, इसको डायरेक्ट याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 देखेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, 10 नंबर में 10 का है कि विद्युत परिपथ की शक्ति, तो सबसे पहले पावर, तो P बराबर फॉर्मूला I भी होता है, P बराबर फॉर्मूला I स्क्वायर R होता है, P बराबर फॉर्मूला V स्क्वायर बटा R होता है, और P बराबर फॉर्मूला एक और W बाई T होता है, W बटा T। कहता है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो यहाँ पर देखेंगे कौन आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर देखो कौन मिल रहा है, तो वी में है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा में वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर आर नहीं है, वी स्क्वायर बटा है, तो ये वाला गलत हो गया। अब देखो यहाँ पर वी स्क्वायर बटा है, तो वी स्क्वायर बटा है यहाँ से मिल रहा है, अतः राइट सी क्वेश्चन है ये राइट आंसर, बाकी भी गलत है। तो एक पी का इतना फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसी से क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। 10वां का आंसर आपको बता दें, यानी 10 नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 नंबर सवाल कहता है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है। गतिशील आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं। तो गतिशील आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वह बल लॉरेंज बल कहलाता है, ठीक है, लॉरेंज बल। और लॉरेंज बल एक बराबर फॉर्मूला होता है क्यू, एक बराबर यानी क्यू बी बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है, क्यू बी बी साइन थीटा, लॉरेंज बल क्यू बी बी साइन थीटा एक बराबर। तो आगे चलते हैं, एक बराबर यानी क्यू और ए क्रॉस बी बराबर फॉर्मूला ए बी साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं कि बी या क्रॉस को बी। आप देख लो कि कौन आंसर मिलता है। तो आंसर फर्स्ट क्यू बी क्रॉस बी, तो दो सदिशों का सदिश गुणनखंड कभी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। तो इसका फॉर्मूला होता है क्यू बी बी साइन थीटा, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा क्योंकि नहीं है, इसमें बी पहले बी बाद में होना चाहिए था बी क्रॉस, तो बी फॉर बम्बई राइट आंसर। दूसरा मिल रहा है क्यू बी बी साइन थीटा, तो क्यू बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी, अतः आपका दूसरा इज राइट आंसर, बाकी तो इससे मिल नहीं रहा है।
तो इस बल को हम लॉरेंज बल भी कहते हैं। यदि एग्जाम में आ जाए कि लॉरेंज बल कैसे कहते हैं तो आंसर बताना है क्यू बेबी साइन थीटा को लॉरेंज बल कहते हैं। आगे कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मतलब डायरेक्ट बल है वेबर। जैसे बल का ऐसा मतलब न्यूटन होता है तो उसी प्रकार चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मतलब वेबर। लेकिन समझाया था सबको समझना। एम्पियर किसका मात्रक होता है तो एम्पियर याद रखना धारा का, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। यदि पूछेगा फैराड किसका मात्रक होता है तो धारिता। ठीक है।